हाँ जी बेटा, गुड आफ्टरनून। क्योंकि तुम लोग तो नींद में से निकले हो ना, तो इसलिए गुड आफ्टरनून करना पड़ेगा। सबसे पहले बात करो तो लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था इंटरनेशनल, कौन सा था? क्वालिटी, इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट चैप्टर का नाम, दैट इज चैप्टर था इंटरनेशनल ट्रेड, यूनिट का नाम था इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट। अगर मैं बात करूं उसके अंदर हम लोगों ने सबसे पहला कॉन्सेप्ट पढ़ा था एंड दैट कॉन्सेप्ट इज फॉरेन कैपिटल। फोन को बंद कर दो थोड़ी देर के लिए। फॉरेन कैपिटल, फॉरेन कैपिटल का मतलब क्या मैंने बताया था? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरेन कैपिटल? बस हो गया काम। फॉरेन कैपिटल का मतलब क्या बताया था? फॉरेन से कैपिटल हमारी कंट्री में आएगा, दैट इज फॉरेन कैपिटल। सीधा 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 सा मतलब है मेरी कंट्री के अंदर, दैट इज मेरी होम कंट्री कौन सी है? इंडिया। इंडिया के अंदर कौन सी कंट्री से कैपिटल का मूवमेंट हो रहा है? फॉरेन कंट्री से। अगर मेरी होम कंट्री के अंदर कैपिटल का मूवमेंट होता है तो इस तरीके को हम लोग बोलते हैं फॉरेन कैपिटल। सिंपल सा मतलब है मेरी कंट्री है इंडिया, इंडिया के अंदर अगर यूएस से क्या आ रहा है, कैपिटल आ रहा है, इसको क्या बोलेंगे? फॉरेन कैपिटल। तो बेटा लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था फॉरेन कैपिटल का मतलब, और फॉरेन कैपिटल के मतलब के साथ साथ मैंने तुम्हारे को एक चीज और बताई थी कि फॉरेन कैपिटल कैसे कैसे आ सकता है। कितने तरीके से फॉरेन कैपिटल हमारी कंट्री में आ सकता है? 4 तरीके से नहीं आ सकता, 5 तरीके से आ सकता है। अब पन्ने पलटेंगे, मैंने क्वेश्चन घुमाया, इनके पन्ने घूमे। पहला तरीका क्या था? गवर्नमेंट असिस्टेंस या गवर्नमेंट एड। गवर्नमेंट कैसे हेल्प कर सकता है? मैंने 3 तरीके बताए थे, बायलैटरल था, मल्टीलैटरल था, टाइड था। टाइड का मतलब क्या बताया था? गवर्नमेंट अगर आपकी हेल्प करता है, मींस दूसरी कंट्री की गवर्नमेंट अगर हेल्प करता है हमारी कंट्री की कंपनी की, और क्या लगा देता है? कंडीशन, तो ऐसे को क्या बोलते हैं? टाइड एड। टाइड का मतलब होता है कंडीशंस लगा दी गई है कि जो पैसा दूसरी कंट्री की गवर्नमेंट हमारी कंट्री की कंपनी को दे रहा है, वो कंपनी सिर्फ इस सेक्टर में पैसे को लगा सकता है, इस सेक्टर में नहीं लगा सकता। दूसरा तरीका मैंने बताया था मल्टीलैटरल। मल्टीलैटरल का मतलब जब मल्टीपल कंट्रीज की गवर्नमेंट सिंगल प्रोजेक्ट पे क्या करती हैं? काम करती हैं, इसको बोलते हैं मल्टीलैटरल असिस्टेंस। बायलैटरल का मतलब विदाउट एनी कंडीशंस, मींस दूसरी कंट्री की गवर्नमेंट अगर मेरी कंट्री की कंपनी को हेल्प करती है बिना किसी कंडीशन के, इसको बोलते हैं बायलैटरल असिस्टेंस। फिर सेकंड हमने क्या पढ़ा था? बोरोइंग्स। बोरोइंग्स मतलब, बोरोइंग्स का मतलब क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बोरोइंग्स? लोन लेना एक तरीके से। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने क्या करा, अगर एक एग्जाम्पल, मेरी इंडियन गवर्नमेंट ने अगर वर्ल्ड बैंक से लोन लिया, इसको मैं क्या बोलूंगा? बोरोइंग्स। फॉर एग्जाम्पल इंडियन गवर्नमेंट अगर वर्ल्ड बैंक से लोन लेता है, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा बोरोइंग्स। अब मुझे सोच के बताओ, वर्ल्ड बैंक से अगर हमारी गवर्नमेंट लोन लेगी तो बेटा वर्ल्ड बैंक से पैसा इंडिया में आएगा, दैट इज फॉरेन कैपिटल का इनफ्लो हो रहा है हमारी होम कंट्री में। नेक्स्ट क्या बताया था? डिपॉजिट फ्रॉम एनआरआई। एनआरआई की फुल फॉर्म क्या थी? नॉन रेजिडेंट इंडियंस। कौन होते हैं ये? बॉर्न कहां पे हुए? इंडिया में। शिफ्ट कहां पे हो गए? फॉरेन कंट्री में शिफ्ट हो गए, और वहां की क्या मिल गई है? सिटीजनशिप। फॉर एग्जाम्पल प्रखर यहां से यूएस चले गए और यूएस की प्रखर को मिल गई फॉरेन, दैट इज सिटीजनशिप। तो यूएस की सिटीजनशिप जब इनको मिल गई तो ये यूएस की करेंसी को इंडिया के अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं, यस या नो? तो यूएस की करेंसी इंडिया में इनफ्लो होगी, तो इसको क्या बोलेंगे? फॉरेन कैपिटल। अब मुझे एक बात सोच के बताओ, एक नॉन रेजिडेंट इंडियन जो यूएस में सेटल हो गया, वो वहां से अपने इंडिया के अकाउंट में डिपॉजिट कर सकता है, यस या नो? इसको बोलेंगे डिपॉजिट फ्रॉम एनआरआई। तीसरा पढ़ा था ये। फोर्थ क्या पढ़ा था? इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट के 2 तरीके बताए थे, वन इज एफपीआई, वन इज एफडीआई। एफपीआई की फुल फॉर्म, शॉर्ट टर्म नहीं, फुल फॉर्म फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। एफडीआई की फुल फॉर्म फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। कौन सा लॉन्ग टर्म होता है? एफडीआई। कौन सा शॉर्ट टर्म होता है? एफपीआई। अब मेरा आंसर देना जरा मुझे, ये एफडीआई है या एफपीआई? मैंने क्या करा, मैंने दूसरी कंट्री की एक कंपनी के शेयर खरीदे शॉर्ट टर्म के लिए, एफपीआई। मैं शेयर्स की बात कर रहा हूं और शॉर्ट टर्म साथ लगा रहा हूं, ठीक है? मैंने दूसरी कंट्री के शेयर्स खरीदे शॉर्ट टर्म के लिए, इसको बोलेंगे एफपीआई। मैंने दूसरी कंपनी में अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया,
दूसरी कंपनी में अपना खुद का जब मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करूंगा तो शॉर्ट टर्म के लिए करूंगा, लॉन्ग टर्म के लिए? लॉन्ग टर्म के लिए मैं दूसरी कंट्री में जब अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर रहा हूं तो ये कहलाएगा FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। मैंने इसका तुम्हारे को एग्जांपल भी दिया था, अगर तुम्हें याद हो। एक कंपनी बताई थी मैंने, हुंडई। हुंडई कहां की कंपनी है? फॉरेन की कंपनी है। हुंडई ने इंडिया में अपना खुद का क्या लगाया? मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रखा है। याद रखना बेटा, हुंडई ने इंडिया के अंदर अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया है। तो हुंडई की जितनी भी कार्स हैं अब वो इंडिया में भी बनाता है। तो मुझे बताओ, शॉर्ट टर्म के लिए लगाएगा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, लॉन्ग टर्म के लिए? तो ये क्या कहलाएगा? FDI। दूसरा एग्जांपल मैंने आपको एक और बताया था, तुम्हें याद हो, एक कंपनी है सुजुकी। कहां की कंपनी है? जापानीज कंपनी है। इस कंपनी को इंडिया में आना था तो इसने बेटा एक इंडियन कंपनी कौन सी थी? मारुति। मारुति के साथ इसने क्या कर लिया था? मर्जर कर लिया था। दैट इज जॉइंट वेंचर एक तरीके से। तो सुजुकी ने जब मर्जर किया एक इंडियन कंपनी के साथ तो जापान की कंपनी का पैसा कहां पे आया? इंडिया में आया। दैट इज जापान की करेंसी इंडिया में आई। तो इसको भी क्या बोलेंगे बेटा? FDI, क्योंकि ये जो मर्जर था ये शॉर्ट टर्म नहीं था, लॉन्ग टर्म था। तो बेटा बहुत सारे तरीके होते हैं जिस तरीके के थ्रू फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में आता है। उसमें दो तरीके बताए हैं, वन इज FDI, वन इज FPI। दोनों में सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना, एक शॉर्ट टर्म होता है, एक लॉन्ग टर्म होता है। एक लॉन्ग लास्टिंग होता है, एक शॉर्ट टर्म होता है। शॉर्ट टर्म को बोलते हैं FPI, लॉन्ग टर्म को बोलते हैं FDI। याद है यहां तक या नहीं याद? क्लियर? अब पहले सुन लो, मैंने तुम्हारे को इसके अंदर सब पॉइंट्स में बताए थे जो तुम लोग पढ़ रहे थे। एक सब पॉइंट मैंने कहा था नहीं बताया अभी मैंने, और वो कौन सा था? डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन्स। दैट इज बोरोइंग्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोरोइंग्स पढ़नी है तुम्हें। अब पहले उन बोरोइंग्स को पढ़ाने से पहले एक चीज पढ़ानी पड़ेगी मुझे। हेडिंग डाल लो FDI, हेडिंग डाल लो FDI। मुझे बोरोइंग्स को पढ़ाना है। एक काम करना, सुन लो, तुम्हें हेडिंग डलवा रखी थी मैंने बोरोइंग्स। बोरोइंग्स के अंदर 5 या 6 लाइन छोड़ो, क्योंकि मैं बोरोइंग्स पे भी वापस आ रहा हूं। 5 या 6 लाइन छोड़ के हेडिंग डालो पहले FDI, क्योंकि बोरोइंग्स तब समझ आएगी जब ये FDI का कॉन्सेप्ट समझ आएगा। अभी आ रहा हूं वापस बोरोइंग्स पे, लेकिन पहले हेडिंग डाल लो FDI। ब्रैकेट में लिखो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एक क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में जरूर आएगा, वापस बोल रहा हूं, FDI से एक क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में जरूर आएगा। सर FDI की डेफिनेशंस जो आपके मॉड्यूल ने दे रखी हैं बेटा, वो बहुत सारी डेफिनेशंस दे रखी हैं। सर कौन कौन सी डेफिनेशन दे रखी है? पहली डेफिनेशन सुनो जरा ध्यान से समझना, FDI का मतलब क्या है। पहली डेफिनेशन जो तुम्हारे मॉड्यूल ने दे रखी है FDI की। सर FDI का मतलब, FDI का सिंपल सा मतलब, FDI इज द प्रोसेस इन विच रेजिडेंट ऑफ वन कंट्री। पहले समझ लो फिर मैं तुम्हें लिखवाऊंगा एक एक करके। FDI क्या है बेटा? FDI इज सिंपली द प्रोसेस, जिस प्रोसेस के अंदर इन विच रेजिडेंट ऑफ वन कंट्री, मतलब एक कंट्री का जो रेजिडेंट है वो क्या कर रहा है? वो एक्वायर कर रहा है। एक्वायर मतलब खरीद रहा है। एक्वायर का मतलब खरीद रहा है। सर किसको खरीद रहा है? एसेट को खरीद रहा है। वो एसेट कहां की है बेटा? किसी दूसरी कंट्री की एसेट है। ध्यान से समझो मैंने क्या लिखा है। FDI का सिंपल सा मतलब है, मैं इंडिया का कौन हूं? रेजिडेंट। मैं क्या कर रहा हूं? मैं खरीद रहा हूं एसेट, और वो एसेट मैं कहां खरीद रहा हूं? किसी दूसरी कंट्री की एसेट को खरीद रहा हूं, जिससे उस एसेट पे मेरा कंट्रोल आ जाए, उस एसेट का मैं क्या बन जाऊं? ओनर बन जाऊं, और उस एसेट को, उस एसेट से रिलेटेड सारे क्या ले पाऊं? डिसीजन। सुन लो मैं क्या कह रहा हूं। मैं रेजिडेंट कहां का हूं? इंडिया का। तो मैंने लिखा है रेजिडेंट ऑफ वन कंट्री। मैं क्या कर रहा हूं? मैं खरीद रहा हूं। क्या खरीद रहा हूं? एसेट खरीद रहा हूं किसी दूसरी कंट्री की। जब मैं किसी दूसरी कंट्री की कोई भी एसेट परचेज कर रहा हूं जिससे उस एसेट पे मेरा क्या आ जाए?
कंट्रोल, उस एसेट का मैं क्या बन जाऊं, ओनर, और उस एसेट से रिलेटेड मैं क्या ले पाऊं, सारे डिसीजन। तो बेटा इसको क्या बोलेंगे, एफडीआई। दूसरा पॉइंट इसी के अंदर तुम्हारे मॉड्यूल ने लिखा, ध्यान से सुन लो। तुम्हारा मॉड्यूल क्या लिखता है, सुन लो। एक बुक बनाई थी आईएमएफ ने। आईएमएफ का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स। ये बेटा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स ने एक मैनुअल बनाया है, ध्यान से सुन लो, और उस मैनुअल का नाम रखा है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट ये मैनुअल बनाया है आईएमएफ ने। और अकॉर्डिंग टू दिस मैनुअल, ये मैनुअल किसने बनाया, आईएमएफ। अकॉर्डिंग टू दिस मैनुअल इन्होंने भी एफडीआई की डेफिनेशन बताई। और अकॉर्डिंग टू दिस मैनुअल एफडीआई की डेफिनेशन क्या है, जब मैं क्या कर रहा हूं, मैं कौन हूं, रेजिडेंट ऑफ वन कंट्री। मैं क्या कर रहा हूं, एक्वायर कर रहा हूं किसी दूसरी कंट्री की कंपनी के शेयर्स। सुन लो ध्यान से, किसी दूसरी कंट्री के कंपनी के शेयर्स को मैं क्या कर रहा हूं, एक्वायर। और कितने शेयर्स, मोर देन 10%। सुन लो ध्यान से, अकॉर्डिंग टू मैनुअल, कौन सी मैनुअल, बैलेंस ऑफ पेमेंट, किसने लिखी है ये मैनुअल, इन्होंने भी एफडीआई की डेफिनेशन बताई। मैं कहां का रेजिडेंट हूं, इंडियन रेजिडेंट। मैंने क्या करा, खरीदा, क्या खरीदा, शेयर्स। किसके खरीदे, दूसरी कंट्री के कंपनी के शेयर्स खरीदे। और कितने शेयर्स, मोर देन 10%। अगर मैंने दूसरी कंट्री के शेयर्स 10% से ज्यादा के एक्वायर करे, तो बेटा मेरे पास उस कंट्री की कंपनी का क्या आ जाएगा, कंट्रोल। उस कंट्री की कंपनी का मैं क्या बन जाऊंगा, एक तरीके से शेयर होल्डर, ओनर। और मेरे पास उस कंट्री की कंपनी के डिसीजन मेकिंग में भी क्या आ जाएगी, पावर। तो ये क्या कहलाएगा, एफडीआई। सुन लो ध्यान से, दो डेफिनेशन। पहली डेफिनेशन तुम्हारे मॉड्यूल ने क्या लिखी है, रेजिडेंट ऑफ वन कंट्री एक्वायर एसेट ऑफ अनदर कंट्री। एक कंट्री का रेजिडेंट जब दूसरी कंट्री की किसी भी एसेट को क्या करता है, परचेस करता है, जिससे उस एसेट पे उस रेजिडेंट का क्या आ जाए, कंट्रोल। वो क्या बन जाए, उस एसेट का ओनर। और उस एसेट के सारे क्या ले पाए, डिसीजन। तो इसको भी क्या बोलेंगे, एफडीआई। एग्जाम्पल यूएस और इंडिया। अब तुम कहां के रेजिडेंट बनना चाहते हो, सोच लो। फॉर एग्जाम्पल तुम इंडियन रेजिडेंट हो, एक पर्सन ए ने यूएस में एक घर खरीदा, यहां लिख रहा हूं, एक घर खरीदा। क्या एसेट हो सकता है ये घर, हां या ना। जब इसने, इंडियन रेजिडेंट ने यूएस में एक एसेट परचेस किया, तो मुझे बताओ इंडिया का पैसा यूएस में गया, यस या नो, गया। दूसरी बात, अब इस घर का कंट्रोल किसके पास आया, कंट्रोल ए के पास। इस घर का ओनरशिप किसका है, ए का। इस घर से रिलेटेड सारे डिसीजन कौन लेगा, ए। इसको क्या बोलेंगे, एफडीआई। इसको क्या बोलेंगे, एफडीआई। दूसरी डेफिनेशन, अब मैं यहां एसेट की बात नहीं कर रहा हूं। दूसरी डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू व्हाट, अकॉर्डिंग टू आईएमएफ मैनुअल। मैनुअल का नाम क्या है, इसने भी किसकी डेफिनेशन बताई, एफडीआई। मैं कहां का रेजिडेंट हूं, इंडियन। मैंने यूएस की, दैट इज ये दूसरी कंट्री यूएस की एक कंपनी के क्या खरीदे और कितने शेयर्स, 10% से ज्यादा। अगर मैं किसी दूसरी कंट्री की कंपनी के 10% से ज्यादा के क्या खरीद लेता हूं, शेयर्स, तो मैं उस कंट्री की कंपनी के सारे डिसीजन में क्या हो सकता हूं, इन्वॉल्व। तो ये भी क्या कहलाएगा, एफडीआई। तो एफडीआई की दो डेफिनेशन है, याद रखना। अगर मैं किसी दूसरी कंट्री के शेयर्स खरीदता हूं, कितने, दूसरी कंट्री की कंपनी के शेयर्स खरीदता हूं, कितने, मोर देन 10%। तो उस कंपनी के कंट्रोल्स मेरे पास भी आ जाएंगे। और उस कंपनी के मैं डिसीजन मेकिंग में क्या हो सकता हूं, इन्वॉल्व हो सकता हूं। इसको भी क्या बोलेंगे, एफडीआई। आप सुन लो यहां कंफ्यूजन। सर आपने तो बोला था शेयर्स में एफपीआई होता है, अगर 10% से कम के शेयर हैं तो वो क्या कहलाएगा, एफपीआई।
10% से ज्यादा के शेयर्स हैं तो वो क्या कहलाएगा? एफडीआई। इतना दिमाग में रखना है तुम्हारे को, क्योंकि यहां पे तुम्हारे मॉड्यूल के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूं, तुम्हारे मॉड्यूल ने साफ साफ लिखा है कम से कम 10%, कम से कम एटलीस्ट 10%, कम से कम 10% के शेयर अगर तुम्हारे पास आते हैं तभी तुम उस कंपनी के कंट्रोल तुम्हारे पास आएंगे, तभी उस कंपनी के सारे डिसीजंस में तुम भी इन्वॉल्व हो सकते हो, तभी क्या कहलाएगा वो? एफडीआई। और अगर मैंने शेयर्स खरीदे 5% तो ये क्या कहलाएगा? एफपीआई। 10% से ज्यादा के शेयर्स खरीदते हैं तो एफडीआई कहलाता है, 10% से कम के शेयर्स होते हैं तो वो कहलाता है एफपीआई। और एफपीआई शॉर्ट टर्म होता है, एफडीआई लॉन्ग टर्म होता है। तो एफडीआई की दो डेफिनेशन बताना जरा। पहली क्या बताई मैंने? इट इज अ प्रोसेस इन विच रेजिडेंट ऑफ वन कंट्री एक्वायर एसेट ऑफ अनदर कंट्री इज नोन एज एफडीआई। सेकेंड डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू आईएमएफ मैनुअल, मैनुअल का नाम बैलेंस ऑफ पेमेंट, अगर एक रेजिडेंट दैट इज रेजिडेंट ऑफ वन कंट्री एक्वायर्स व्हाट? शेयर्स एटलीस्ट 10% ऑफ अनदर कंट्रीज कंपनी, जिससे उसके पास क्या आ जाए? कंट्रोल आ जाए, ओनरशिप आ जाए और डिसीजन मेकिंग पावर आ जाए, तो वो क्या कहलाएगा? एफडीआई। दोनों डेफिनेशन क्लियर है? तीसरा पॉइंट सुन लो, तीसरा पॉइंट, एफडीआई हमेशा क्या होता है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। एफडीआई हमेशा क्या होता है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जिसको तुम्हारा मॉड्यूल बोल रहा है लॉन्ग लास्टिंग। तुम्हारा मॉड्यूल एफडीआई को बोलता है लॉन्ग लास्टिंग। लॉन्ग लास्टिंग का मतलब कैसा इन्वेस्टमेंट है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। याद रखना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है एफडीआई, एफपीआई होता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। अब मुझे एक बात सोच के बताओ, मैंने दूसरी कंट्री में क्या खरीदा था? एसेट। अब ये एसेट मैंने खरीदा आज, कल बेच दूं? मुझे एक बताओ, ये एसेट खरीदा है तो कहीं ना कहीं मैंने कैसा इन्वेस्टमेंट किया है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो इसको मैं क्या बोलूंगा? एफडीआई। तो 3 पॉइंट तो बिल्कुल सिंपल है। पहले 2 पॉइंट में डेफिनेशन लिखी है, तीसरे पॉइंट में इन्होंने बताया है एफडीआई कैसा इन्वेस्टमेंट है? लॉन्ग टर्म। क्लियर है यहां तक सबको? पहले इतना अपडेट करो, फिर इससे आगे का बताऊंगा। हेडिंग डालो जरा, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। पॉइंट्स में लिखो, पैराग्राफ। याद तुम पॉइंट्स भी नहीं करते, याद तुम पैराग्राफ भी नहीं करते। लिखो पहला पॉइंट, पहला पॉइंट लिखो, एफडीआई इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस। एफडीआई इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस whereby resident of one country मतलब कौन सी कंट्री? मेरी कंट्री यहां पे कौन सी थी? ये मेरी होम कंट्री कहलाएगी या होस्ट कंट्री? होम कंट्री। तो ब्रैकेट में लिखो होम कंट्री। whereby resident of one country, ब्रैकेट में लिखो होम कंट्री, acquires asset of another country, ब्रैकेट में लिखो होस्ट कंट्री, acquires asset of another country, ब्रैकेट में लिखो होस्ट कंट्री, such that it involves ownership, control, control as well as decision making power. Ownership, control as well as decision making power of that asset, such that it involves ownership, control as well as decision making power of that asset. अब ध्यान से इन्होंने क्या बोला? मैं कौन सी कंट्री का रेजिडेंट हूं? होम कंट्री, होस्ट कंट्री? होम कंट्री। मैंने क्या एक्वायर किया? एसेट। कहां का?
होस्ट कंट्री का, जिससे मेरे पास उस एसेट का क्या आ जाए, कंट्रोल आ जाए, मैं उसका क्या बन जाऊं, ओनर, और मैं उससे रिलेटेड क्या ले पाऊं, डिसीजन। इसको क्या बोलेंगे, एफडीआई। क्लियर है? पहला पॉइंट अंडरलाइन करो यहां पे, 3 पॉइंट, ओनरशिप, कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग। सेकंड पॉइंट लिखो इसी के अंदर, सेकंड पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट अकॉर्डिंग टू आईएमएफ मैनुअल है। सेकंड पॉइंट लिखो इसके अंदर, एफडीआई की डेफिनेशन के अंदर लिखो सेकंड पॉइंट, अकॉर्डिंग टू आईएमएफ मैनुअल, अकॉर्डिंग टू आईएमएफ मैनुअल ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट, अकॉर्डिंग टू आईएमएफ मैनुअल ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, सॉरी ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट है ये, ऑफ नहीं ऑन। अकॉर्डिंग टू आईएमएफ मैनुअल ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट, एफडीआई टिपिकली अकर्स, एफडीआई टिपिकली अकर्स एक्विजिशन ऑफ मोर देन 10%, FDI typically occurs acquisition of more than 10% of shares, more than 10% of shares of target asset, of target asset। यहां पे टारगेट एसेट मतलब तुमने क्या करा, तुमने दूसरी कंट्री की कंपनी के क्या खरीदे, शेयर्स। तो यहां पे ये टारगेट एसेट क्या हुआ मेरा, और कितने शेयर्स खरीदे मैंने, मोर देन 10%। तो मेरे पास उस कंपनी के क्या आ गया, क्या आ गया, कंट्रोल, क्या आ गई, ओनरशिप। उस कंपनी के मैं क्या ले सकता हूं, डिसीजन। तो ये क्या कहलाएगा, एफडीआई। अंडरलाइन करो यहां पे, आईएमएफ मैनुअल बैलेंस ऑफ पेमेंट। एमसीक्यू पूछा जा सकता है, और मोर देन 10%, एमसीक्यू पूछा जा सकता है। वापस बोल रहा हूं, आईएमएफ मैनुअल का नाम क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। और उस बैलेंस ऑफ पेमेंट मैनुअल के अकॉर्डिंग कितने परसेंट शेयर्स अगर मैं खरीदता हूं, 10%, एटलीस्ट कितने होने चाहिए, 10 या 10 से ज्यादा। तो बेटा मेरे पास उस कंपनी के क्या आ जाएगी, कंट्रोल आ जाएंगे। उस कंपनी के मैं क्या ले पाऊंगा, डिसीजन में उस कंपनी के इन्वॉल्व हो पाऊंगा। मैं उस कंपनी का एक तरीके से क्या बन जाऊंगा, ओनर। तो याद रखना बेटा, ये 2 डेफिनेशन तुम्हारे एफडीआई के लिखे हैं। क्लियर है? थर्ड पॉइंट, एफडीआई कैसा इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म। तो थर्ड पॉइंट लिखो, एफडीआई इज अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप एंड reflecting, FDI is a long-term relationship and reflecting long-lasting investment and long-lasting investment। अंडरलाइन करो यहां पे लॉन्ग लास्टिंग वर्ड को। याद रखना, एफडीआई हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एफपीआई होता है, लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट होता है एफडीआई। अब इसी के अंदर तुम्हारे मॉड्यूल ने अलग से टॉपिक नहीं बनाया, इन्हीं पॉइंट्स में उन्होंने लिख दिया कंपोनेंट्स ऑफ एफडीआई। अब एक मिनट, मैं तुम्हारे को अलग से हेडिंग बनवा रहा हूं, क्यों? क्योंकि तुम्हारे मॉड्यूल ने इन्हीं पॉइंट्स के अंदर कंपोनेंट्स ऑफ एफडीआई लिख दिया। लेकिन एक मिनट, तुम इन्हीं पॉइंट्स के अंदर ना लिख के अलग से हेडिंग बना लो, कंपोनेंट्स ऑफ एफडीआई। अलग से एक हेडिंग बना लो, कंपोनेंट्स ऑफ एफडीआई। तुम्हारे मॉड्यूल ने तो इन्हीं पॉइंट्स में लिखा हुआ है, लेकिन मैं तुम्हारे को अलग से हेडिंग बनवा रहा हूं, कंपोनेंट्स ऑफ एफडीआई। अब सुन लो सर, इन्होंने कंपोनेंट्स ऑफ एफडीआई के अंदर 3 कंपोनेंट बताए, और तीनों कंपोनेंट के सिर्फ नाम बताए, आगे का कंटेंट नहीं बताया, दैट इज डिटेलिंग नहीं बताई। पहला कंपोनेंट है जिसको बोलते हैं इक्विटी कैपिटल। फर्स्ट कंपोनेंट है जिसको बोलते हैं इक्विटी कैपिटल। सेकंड कंपोनेंट है जिसको बोलते हैं री इन्वेस्टेड अर्निंग्स।
और थर्ड कंपोनेंट को इन्होंने कर दिया अदर्स, और अदर्स में इन्होंने स्पेशली लिख दिया इंट्रा कंपनी लोन्स। अब सुन लो जरा, कंपोनेंट्स ऑफ एफडीआई में 3 कंपोनेंट। पहला कंपोनेंट क्या लिखा इन्होंने? इक्विटी कैपिटल। दूसरा कंपोनेंट क्या लिखा? री इन्वेस्टेड अर्निंग्स। और तीसरा कंपोनेंट क्या कर दिया इन्होंने? अदर्स में इन्होंने लिख दिया क्या? इंट्रा कंपनी लोन्स। अब सुन लो, इसके अंदर का कंटेंट नहीं बता रखा, तो छोड़ दूं मैं भी टाइम बचाने के लिए? अरे बोलोगे? थोड़ा बहुत क्या होता है? मेरे से थोड़ा कुछ नहीं होता, पूरा पूरा क्या कर रहा हूं? तुम्हारा मॉड्यूल पूरा ही तो करा रहा हूं। मैच कर लो मॉड्यूल के पॉइंट्स। प्रखर, मॉड्यूल के पॉइंट्स मैच करके बता दो जरा इनको। पढ़ो जरा सेकंड पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ के अंदर थर्ड लाइन से पढ़ना जरा, क्या लिखा है? सेकंड पैराग्राफ लास्ट में थर्ड लास्ट लाइन है। तीसरा पॉइंट, इसकी आंखें भी दिख रही है, चश्मा उतार के देख क्या लिखा है। ये कितने कंपोनेंट्स? एफडीआई हैज 3। पढ़ जरा जोर से। FDI has 3 components. मोबाइल को बंद कर दो सारे, तुम सबको बोला मैंने मोबाइल बंद करने को। Equity capital, reinvested अर्निंग्स, और तीसरा and other direct capital in the form of intra-company loans between direct investors इसके आगे कुछ डिटेल लिखी है, and तो ये पूरा काम खत्म हो गया। अब सुन लो जरा, चलो। इक्विटी और कैपिटल का मतलब क्या होता है? बिल्कुल सिंपल है, तुम्हारे को डिटेल नहीं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब तक तुम्हें समझोगे नहीं, समझ नहीं आएगा एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या है। इक्विटी कैपिटल का सिंपल सा मतलब क्या है? सपोज करो बेटा मेरी कंपनी है, ठीक है। अब मेरी कंपनी को क्या चाहिए? मेरी कंपनी को फंड्स रेज करने हैं। अब मुझे एक बार सोच के बताओ बेटा, मेरी कंपनी को क्या चाहिए? फंड्स। और मैं फंड्स को बोरो नहीं कर रहा। पॉइंट इज दैट मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी को किस चीज की जरूरत है? फंड्स की जरूरत है, और मैं फंड्स को किसी भी दूसरी जगह से बोरो नहीं कर रहा। तो मैंने क्या करा? मैं अपनी कंपनी के शेयर्स को सेल कर सकता हूं, यस या नो? प्रैक्टिकली स्पीकिंग मेरी कंपनी को किस चीज की जरूरत है? फंड्स की। फंड्स मेरे पास कैसे आ सकते हैं? या तो मैं फंड्स को किसी भी वर्ल्ड बैंक से क्या कर लूं? बोरो कर लूं। मैं बोरोइंग पे नहीं जाना चाहता, मैं फंड्स को बोरो नहीं करना चाहता। मैंने क्या करा? मैंने अपनी कंपनी के शेयर्स को क्या करा? सेल। अब मुझे बताओ, मेरी कंपनी से आपने शेयर्स खरीदे, तो आपको मैं क्या बोलूंगा? शेयर होल्डर। जब आप मेरी कंपनी से शेयर्स को क्या करोगे बेटा? परचेज करोगे। तो शेयर्स को जब आप परचेज करोगे तो मेरे पास पैसा आएगा, यस या नो? अब मुझे बताओ, मेरी कंपनी कहां की है? इंडियन। शेयर्स परचेज कर रहा है शेयर होल्डर यूएस का, कर सकता है? तो यूएस के किसी पर्सन ने अगर इंडियन कंपनी के शेयर्स को क्या किया? परचेज, तो यूएस से पैसा इंडिया में आया, हां या ना? अब मुझे बताओ, उसने 10% से ज्यादा के शेयर्स खरीद लिए, क्या कहलाएगा? एफडीआई। और ये तरीका क्या कहलाता है? इक्विटी कैपिटल। सुन लो, एफडीआई का ये कंपोनेंट क्या कहलाता है? इक्विटी कैपिटल। मेरी कंपनी को किस चीज की जरूरत थी? फंड्स की। मैंने अपनी कंपनी के लिए फंड्स कैसे ढूंढे? मैंने अपनी कंपनी के शेयर्स को क्या करा? सेल। आपने मेरी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, आप दूसरी कंट्री के कौन हो? सिटीजन। आपने मेरी कंपनी के क्या खरीद लिए? शेयर्स। और कितने खरीदे? मोर देन 10%। क्या कहलाएगा? एफडीआई कहलाएगा। और ये जो मैंने फंड्स को रेस करने का तरीका अपनाया, ये क्या कहलाएगा? इक्विटी कैपिटल। समझ आई क्या बोला मैंने? इक्विटी कैपिटल। इक्विटी कैपिटल का मतलब क्या है? यहां पे मुझे क्या चाहिए? क्या चाहिए? पैसा। पैसे के लिए मैंने किसी से बोरोइंग करी या अपनी कंपनी के शेयर्स बेचे? अपनी कंपनी के शेयर्स बेचे। किसने खरीदे? फॉरेन के किसी पर्सन ने खरीद लिए। कितने खरीद लिए? मोर देन 10%। तो ये एफडीआई कहलाएगा। ये तुम्हारे अकॉर्डिंग, मतलब तुम्हारे से पैसा इंडिया में आ गया, ठीक है, तुमने इंडियन कंपनी के 10% से ज्यादा के शेयर्स खरीदे, तो ये एफडीआई कहलाएगा। और ये तरीका जो कंपनी ने अपनाया फंड्स को रेस करने का, ये क्या कहला रहा है? इक्विटी कैपिटल। तुम्हारे मॉड्यूल ने इसकी डिटेल नहीं लिखी, लेकिन पॉइंट समझो, समझना ध्यान से।
मेरे अकॉर्डिंग ये क्या कहला रहा तरीका? मुझे क्या चाहिए? फंड्स। मैंने क्या करा? शेयर्स को बेचा और फंड्स आ गए। तो मेरे अकॉर्डिंग क्या है ये तरीका? इक्विटी कैपिटल। तुमने क्या करा? तुमने परचेस करे शेयर्स। कितने? मोर देन 10%। तो ये क्या बन गया? एफडीआई। क्योंकि तुम्हारे पास मेरी कंपनी के क्या आ गए? कंट्रोल आ गए। तुम्हारी पास मेरी कंपनी के ओनरशिप आ गया और तुम्हारे पास मेरी कंपनी का डिसीजन मेकिंग पावर आ गया। तो अभी तुमने डेफिनेशन नहीं पढ़ी अकॉर्डिंग टू आईएमएफ मैनुअल? तो ये क्या बन गया एक तरीके से? एफडीआई। सुन लो, दो चीज एक साथ लिखी है इन्होंने। ये एफडीआई कैसे है? ये एफडीआई ऐसे है कि अगर कोई दूसरी कंट्री का सिटीजन मेरी कंपनी के 10% से ज्यादा के शेयर्स खरीदता है तो एफडीआई बन जाएगा। और मैं फंड्स को रेस करने के लिए कौन सा मेथड यूज कर रहा हूं? इक्विटी कैपिटल। क्लियर है पहला मेथड? दूसरा क्या लिखा है इन्होंने? री इन्वेस्टेड अर्निंग्स। मुझे एक बात सोच के बताना, एक मिनट, तुम्हें पता होना चाहिए, या पढ़ा है नहीं पढ़ा मुझे नहीं पता। अगर तुम किसी कंपनी के क्या खरीदते हो? शेयर्स। तो तुम क्या कहलाओगे? क्या कहलाओगे? शेयर होल्डर कहलाओगे, क्योंकि तुमने उस कंपनी के क्या खरीद रखे हैं? शेयर्स। कंपनी को अगर क्या होता है? प्रॉफिट, तो वो उस प्रॉफिट का कुछ पोर्शन किसको देता है? शेयर होल्डर को देता है। यस या नो? बेटा, ये जो कुछ पोर्शन ऑफ प्रॉफिट जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को देता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डिविडेंड। बोलते हैं? पता था? इसका मतलब, एक मिनट, अगर तुमने किसी भी कंपनी के क्या खरीदे? शेयर्स, तो तुम्हें क्या बोला जाएगा? शेयर होल्डर। कंपनी को क्या हो रहा है? अगर कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो वो उस प्रॉफिट का कुछ पोर्शन अपने शेयर होल्डर्स को भी देता है, और जो पोर्शन अपने शेयर होल्डर्स को देती है कंपनी, उसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड। अब मुझे बताओ, शेयर होल्डर्स के पास क्या पहुंचा? उस डिविडेंड को शेयर होल्डर ने कंपनी में क्या कर दिया? क्या कर दिया? इन्वेस्ट। मुझे बताना क्या क्या कहलाएगा? यहां क्या लिखा है? री इन्वेस्टेड अर्निंग्स। तुम्हें क्या हुई थी? अर्निंग। अर्निंग को क्या बोला? डिविडेंड। उस डिविडेंड को तुमने वापस से क्या कर दिया? कंपनी में री इन्वेस्ट। तो मुझे एक बात सोच के बताओ, तुम कहां के शेयर होल्डर थे? मेरी कंपनी कहां की थी? इंडियन। तुमने शेयर्स खरीदे, तुम कहां पे थे? यूएस। तुम्हारे को मैंने क्या दिया? डिविडेंड। तुमने उस डिविडेंड को वापस कहां कर दिया? इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट। तो तुम्हारा जो डिविडेंड था तुम्हारी कंट्री में पहले पहुंचा यूएस, यूएस से वापस कहां आ गया? इंडिया। तो क्या बन गया ये? री इन्वेस्टेड अर्निंग। दूसरी कंट्री से फॉरेन कैपिटल आया। तो मुझे बताओ, और लॉन्ग टाइम के लिए तुमने इन्वेस्ट करा, तो ये क्या बन गया? एफडीआई। तो री इन्वेस्टेड अर्निंग का सिंपल सा मतलब, जो शेयर होल्डर्स को क्या मिलते हैं? डिविडेंड। शेयर होल्डर्स उन डिविडेंड को वापस कंपनी में क्या कर देता है? इन्वेस्ट। इसको क्या बोलते हैं? री इन्वेस्टेड अर्निंग्स। तीसरा कंपोनेंट क्या लिखा है इन्होंने? अदर्स। और अदर्स में भी क्या लिख दिया? इंट्रा कंपनी लोन्स। बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंट्रा कंपनी? अब इंट्रा कंपनी का मतलब बताता हूं। एक हेड ऑफिस, हेड ऑफिस को यहां मैं बोल रहा हूं पेरेंट कंपनी। हेड ऑफिस को यहां मैं बोल रहा हूं पेरेंट कंपनी। क्या मेरी कंपनी का हेड ऑफिस यूएस में हो सकता है? और ब्रांच ऑफिस, हेड ऑफिस के अलावा ब्रांच ऑफिस, एक ब्रांच ऑफिस इंडिया में है, एक ब्रांच ऑफिस सिंगापुर में है, और एक ब्रांच ऑफिस लेट अस सपोज दूसरी कंट्री ले लो, यूके। अब इंडिया के इस ब्रांच ऑफिस को पैसे की जरूरत है, तो क्या हेड ऑफिस से लोन नहीं ले सकता? एक बार मुझे सोच के बताओ, हेड ऑफिस कहां पे? यूएस। ब्रांच ऑफिस कहां पे? इंडिया। इंडिया के ऑफिस को पैसे की, फंड्स की जरूरत है, क्या अपने हेड ऑफिस से ये लोन नहीं ले सकता? पैसा ले सकता है ना। हेड ऑफिस से फंड्स कहां पे आए? ब्रांच ऑफिस इंडिया। तो मुझे सोच के बताओ, हेड ऑफिस यूएस में था, तो यूएस का पैसा कहां मूव करा? इंडिया। तो हेड ऑफिस से पैसा जब इंडिया के ब्रांच ऑफिस में आता है, तो ये भी एक तरीके से क्या बन गया? एफडीआई। अब पढ़ना क्या लिखा है? थर्ड कंपोनेंट इंट्रा। इंट्रा मतलब विद इन दी कंपनी क्या मिल रहे हैं? किसी दूसरी कंपनी से लोन लिया या अपनी हेड ऑफिस से लिया? तो बेटा सोच के देखो इन्होंने क्या लिखा है? कंपोनेंट्स ऑफ एफडीआई। कितने कंपोनेंट्स हैं? 3। पहला इक्विटी कैपिटल। इक्विटी कैपिटल का मतलब क्या होता है?
जब कंपनी को किस चीज की जरूरत होती है? फंड्स की। तो कंपनी फंड्स को कैसे जनरेट करती है? शेयर्स को सेल करके। दूसरा, री इन्वेस्टेड अर्निंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ री इन्वेस्टेड अर्निंग? जब आपके पास, शेयर होल्डर के पास क्या पहुंचता है? डिविडेंड। उस डिविडेंड को शेयर होल्डर वापस क्या करता है कंपनी में? इन्वेस्ट। इसको बोलते हैं री इन्वेस्टेड अर्निंग। तीसरा, एक ब्रांच ऑफिस को किस चीज की जरूरत है? फंड्स की। उसने फंड्स कहां से लिए? हेड ऑफिस। विद इन दी कंपनी लिए, आउटसाइड दी कंपनी? विद इन दी कंपनी। एक बात सोच के बताओ ना, विद इन दी कंपनी को इन्होंने क्या बोला? क्या बोला? इंट्रा कंपनी। विद इन दी कंपनी में क्या ले रहा हूं? लोन। तो ये भी बेटा 3 कंपोनेंट है जो एफडीआई में लिखे इन्होंने। अब प्रॉब्लम बता देता हूं तुम्हारे को, इनकी मीनिंग कहीं नहीं लिखे, लेकिन एमसीक्यू पूछ रखा है, एंड दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। इसलिए तुम्हारे को कहीं ना कहीं मुझे ये मीनिंग समझाने पड़े। याद रखना, जब कंपनी को फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो फंड्स की रिक्वायरमेंट के लिए कंपनी जब शेयर्स को सेल करती है, इसको बोलते हैं इक्विटी कैपिटल। दूसरा, डिविडेंड को अगर तुम वापस से क्या कर रहे हो? इन्वेस्ट। इसको बोलते हैं री इन्वेस्टेड अर्निंग्स। तुम्हारी अर्निंग्स को वापस से तुमने क्या कर दिया? इन्वेस्ट। कहां इन्वेस्ट करा? उसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करा जिस कंपनी ने तुम्हें क्या दिया? डिविडेंड। तीसरा, एक ब्रांच ऑफिस को किस चीज की जरूरत थी? फंड्स की। उसने फंड्स दूसरी कंपनी से ना लेके किससे लिए? अपनी ही कंपनी के हेड ऑफिस से। इसको क्या बोलेंगे? इंट्रा कंपनी लोन्स। लिखो, अलग से कंपोनेंट हेडिंग बना रखी है, अलग से लिख लो। 4th पॉइंट करके लिखना है, 4th पॉइंट करके लिख लो। प्रॉब्लम है क्योंकि यहां पे ना तुम्हारे मॉड्यूल ने इनको बीच में ही पैराग्राफ में डाल दिया। अलग से अगर हेडिंग बनाई है तो अलग से हेडिंग के नीचे लिख लो, एफडीआई हैज 3 कंपोनेंट्स। एफडीआई हैज 3 कंपोनेंट्स और नाम लिखे हैं, दैट इज एबीसी करके लिख लो। दैट इज इक्विटी कैपिटल। अपने समझने के लिए लिखना है तो ब्रैकेट में लिख लो, इक्विटी कैपिटल के ब्रैकेट में लिख लो। अपने समझने के लिए हिंदी में लिखना है, हिंदी में लिख लो। कंपनी को फंड्स की जरूरत है तो शेयर्स को सेल करके। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होगी, जब तुम रिवाइज करोगे ना, वहां प्रॉब्लम आएगी। कंपनी को किस चीज की जरूरत है बेटा? तो उन्हें क्या सेल करे? शेयर्स। कंपनी को फंड्स की जरूरत है तो शेयर्स को सेल कर दिया, दैट इज नोन एज इक्विटी कैपिटल। सेकेंड, री इन्वेस्टेड अर्निंग्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ री इन्वेस्टेड अर्निंग्स? डिविडेंड को वापस से कंपनी में क्या कर दिया? इन्वेस्ट। डिविडेंड का मतलब क्या होता है? पोर्शन ऑफ प्रॉफिट जो किसके पास आया? कंपनी के पास प्रॉफिट आया, उसका कुछ पोर्शन किसको देती है कंपनी? शेयर होल्डर्स। दैट इज नोन एज डिविडेंड। डिविडेंड को वापस से क्या कर दिया? री इन्वेस्ट कर दिया। और थर्ड लिखो, इन अदर्स। अदर्स के ब्रैकेट में लिख लो इंट्रा कंपनी लोन्स। इंट्रा कंपनी लोन्स बिटवीन पेरेंट एंटरप्राइज। बिटवीन पेरेंट एंटरप्राइज ब्रैकेट में लिख लो हेड ऑफिस। पेरेंट एंटरप्राइज ब्रैकेट में लिखो हेड ऑफिस एंड एफिलिएट एंटरप्राइज। एफिलिएट एंटरप्राइज के ब्रैकेट में लिख लो ब्रांच ऑफिस। बिटवीन पेरेंट एंटरप्राइज के ब्रैकेट में लिखो हेड ऑफिस एंड एफिलिएट एंटरप्राइज के ब्रैकेट में लिख लो ब्रांच ऑफिस। क्लियर है यहां तक? अब इसी के अंदर एक पॉइंट और है, तुम्हारे मॉड्यूल ने पैराग्राफ की फॉर्म में लिख दिया। कौन कौन कहलाएगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स? यहां एफडीआई की जगह मैंने वर्ड देखो क्या कर दिया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर। इसका मतलब कौन कौन कहलाएगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर? एक बात सोच के बताओ, एक मिनट, क्या कोई इंडिविजुअल, यहां मैं इंडिविजुअल की जगह वर्ड क्या यूज कर रहा हूं, क्या कोई इंडिविजुअल पर्सन
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर कहला सकता है, हाँ या ना? एक बार बताना जरा, तुम यूएस के सिटीजन हो, तुम यूएस में रहते हो, तुमने इंडियन कंपनी के शेयर्स खरीदे, कितने? मोर देन 10%, तो क्या तुम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर कहलाओगे? तो कोई भी एक इंडिविजुअल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर कहला सकता है, यस या नो? हाँ या ना? दूसरा, क्या कोई इंडिविजुअल के साथ साथ क्या कोई कॉरपोरेटेड एंड इनकॉरपोरेटेड कंपनी कहला सकती है? यहां मैं ये लिख रहा हूं, कॉरपोरेटेड कौन सी होती है? जो रजिस्टर्ड होती है। कंपनी रजिस्टर्ड होती है या नहीं? कंपनी को मैंडेटरी रजिस्टर्ड कराना जरूरी है, यस या नो? हाँ या ना? और एक मिनट, सोल प्रोप्राइटरशिप को एक मिनट, कितने तरीके के बिजनेस होते हैं? 3। पहला होता है सोल प्रोप्राइटरशिप। एक मिनट, सोल प्रोप्राइटरशिप को रजिस्टर कराना जरूरी है, हाँ या ना? नहीं, ठीक है। पार्टनरशिप फर्म को जरूरी है, मैंडेटरी नहीं है, इट डिपेंड्स अपॉन। कहीं भी नहीं लिखा कि पार्टनरशिप को रजिस्टर्ड कराना जरूरी है, कहां लिखा है? कहीं नहीं। तो एक बार मुझे सोच के दो, अच्छा एक मिनट, इन केस ऑफ कंपनी रजिस्टर्ड कराना जरूरी है, तो कॉर्पोरेटेड का मतलब किसकी बात कर रहा है? कंपनी की। इनकॉर्पोरेटेड का मतलब बात कर रहा है सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप। एक बार सोच के देखो, मैं एक सोल प्रोप्राइटर हूं, क्या मैं दूसरी कंट्री की कंपनी के शेयर्स नहीं खरीद सकता? हाँ या ना? मैं यूएस में बिजनेस करता हूं, और मैं कैसा बिजनेस करता हूं? मैं क्या कहलाता हूं? सोल प्रोप्राइटर। क्या मैं इंडियन कंपनी के 10% से ज्यादा के शेयर्स नहीं खरीद सकता? तो अगर एक सोल प्रोप्राइटर जो इंडियन कंपनी के 10% से ज्यादा के शेयर खरीद रहा है, उसको मैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर नहीं बोल सकता। रेहान ऐसे देख रहा, खतरनाक, पता नहीं क्या बता दिया। सोल प्रोप्राइटर क्या होता है? कहीं नहीं पढ़ा तुम लोगों ने? सोल प्रोप्राइटर कितने तरीके के बिजनेस होते हैं? 5 एक 5 6 आया, एक 5। अब उसमें से एक माइनस करूं, एक बढ़ाऊं, कितने होते हैं बेटा? पहला सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसमें एक ही ओनर है, आई एम दी होल सोल ओनर। उसके बाद मैंने इसके साथ पार्टनरशिप करी, पार्टनरशिप। उसके बाद मेरे को और बिजनेस एक्सपेंड करना है, फैमिली को इन्वॉल्व कर लिया, HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इसके बाद मैंने क्या करा? पब्लिक से फंड्स को रेज करा, पब्लिक को बोला तुम पैसा लगाओ, तुम भी मेरे बिजनेस में हो, कंपनी क्रिएट करी। इसके अलावा एक और था, LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। LLP एक्ट नहीं पढ़ रहे तुम लोग? 2008, पता नहीं क्या पढ़ रहे हो तुम लोग। तुमसे ज्यादा तो मुझे पता है तुम्हारा, जबकि तुम्हें पढ़ना चाहिए, मुझे नहीं पढ़ना चाहिए। यहां देख लो जरा वर्ड, मैंने क्या लिखा है? एक इंडिविजुअल भी क्या कहला सकता है? इन्वेस्टर। इंडिविजुअल के अलावा एक कंपनी भी क्या कहला सकती है? इन्वेस्टर। और कंपनी के अलावा सोल प्रोप्राइटर भी क्या कहला सकता है? इन्वेस्टर। समझ लो कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा हूं। एक मिनट, कौन कौन इन्वेस्ट कर सकता है? इसको क्या बोलते हैं? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर। क्या प्रखर इन्वेस्ट कर सकता है? तो प्रखर किस कैटेगरी में है? इंडिविजुअल। प्रखर की कंपनी इन्वेस्ट कर सकती है जो रजिस्टर्ड है, कंपनी बोल रहा हूं, हाँ या ना? तो प्रखर की कंपनी भी क्या कहलाएगी? अब प्रखर की कंपनी नहीं है, प्रखर की पार्टनरशिप फर्म है और रजिस्टर्ड नहीं है, किस कैटेगरी में? इनकॉर्पोरेटेड। इनकॉर्पोरेटेड भी इन्वेस्ट कर सकती है, वो भी क्या कहलाएगा? एक मिनट, इसके अलावा गवर्नमेंट नहीं कर सकती। एक कंट्री की गवर्नमेंट दूसरी कंट्री के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर सकती, तो गवर्नमेंट भी क्या कहलाएगा? इन्वेस्टर। तो बेटा यहां सुन लो क्या बोला इन्होंने, किस किस को बोलते हैं? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स के अंदर पब्लिक कंपनी भी आएगा, प्राइवेट कंपनी भी आएगा, इनकॉर्पोरेटेड भी आएगा, कॉर्पोरेटेड भी आएगा, गवर्नमेंट एजेंसीज भी आएगा, इंडिविजुअल भी आएगा, रेजिडेंट भी आएगा। ये लिस्ट इन्होंने नाम में बता रखी है, बस लिख लो, कहानी खत्म करो। क्योंकि एमसीक्यू पूछ सकता है, अभी तक आया तो नहीं है लेकिन एमसीक्यू आ सकता है। तो हेडिंग डाल लो अलग से, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स। अब इसके अंदर डैश डाल के लिख लो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स इंक्लूड्स
ABCD करके लिख लो. Foreign direct investors includes individual, next corporated और इसी के साथ इसी लाइन में corporated और incorporated enterprise, next public और private enterprise, next government और government agencies, next any combination of above mentioned. क्या कॉम्बिनेशन ऑफ अबव नहीं हो सकते? हां या ना? कॉम्बिनेशन ऑफ अबव नहीं हो सकते, तो इन्होंने लिखा है एनी कॉम्बिनेशन ऑफ अबव मेंशन्ड. सिंपल सा मतलब है कौन कौन इन्वेस्ट कर सकता है. जो जो इन्वेस्ट करेगा उसको क्या बोल रहे हैं? इन्वेस्टर. कोई भी कर सकता है, याद रखना, कोई भी कर सकता है, याद रखना. इसलिए इन्होंने सब चीज लिख दी. इन्होंने इंडिविजुअल भी लिख दिया, कॉर्पोरेटेड इनकॉर्पोरेटेड भी लिख दिया, पब्लिक प्राइवेट भी लिख दिया, गवर्नमेंट एजेंसीज भी लिख दिया, और साथ साथ एक लाइन और लिख दी, लास्ट लाइन. क्या लिख दिया इन्होंने? कॉम्बिनेशन ऑफ अबव मेंशन्ड. क्लियर है यहां तक? अब एक मिनट, अब वापस आओ उस टॉपिक पे जो मैंने बोरिंग्स तुम्हें छुड़वाया था. अब वापस आओ उस टॉपिक पे भी, बोरोइंग्स. अभी फिलहाल के लिए एफडीआई कंप्लीट नहीं हुआ है. एफडीआई के अंदर और भी बहुत सारी डिटेलिंग है, लेकिन वो अलग सेपरेट टॉपिक में है. ये एफडीआई की डेफिनेशन और एफडीआई के कंपोनेंट्स और एफडीआई के इन्वेस्टर्स की बात करी थी. अब वापस आ रहा हूं, मुझे बस इतना बताओ, फॉरेन कैपिटल के अंदर कितने कंपोनेंट्स तुमने पढ़े थे? 4. पहला कंपोनेंट के सब पॉइंट्स बताना. बायलेटरल, मल्टीलेटरल, टाइड. सेकंड बोरिंग्स छुड़वाया था. बोरिंग्स के बाद नेक्स्ट क्या बताया था? डिपॉजिट फ्रॉम एनआरआई. इसके सब पॉइंट्स नहीं थे. इसके अलावा इन्वेस्टमेंट के 2 तरीके, वन इज एफडीआई जो अभी तुमने करा है, और एक क्या है? एफपीआई जो पढ़ाऊंगा आगे. अब एक थर्ड नहीं है, एक्चुअली फोर्थ है. क्या बताया? बोरोइंग्स. अब बोरोइंग्स के अंदर सब पॉइंट्स बताएं तुम्हारे मॉड्यूल ने. अब सब पॉइंट्स तुम्हें लिखने पड़ेंगे. फिर वही बात आ गई, बोरोइंग्स कैसे कैसे हो सकता है. पहला सब पॉइंट्स बोरोइंग्स में लिखा है बेटा, डायरेक्ट, देख लो, डायरेक्ट इंटर गवर्नमेंट लोन्स. पहले लिख लो, फिर एक साथ समझा दूंगा. सेकंड लिखो, लोन्स फ्रॉम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस. लिख लो, बस नाम है, और ब्रैकेट में लिख लेना वर्ल्ड बैंक. वर्ल्ड बैंक के साथ साथ आईएमएफ भी आ सकता है. लिख लो पहले, उसके बाद बात करूंगा. बी के बाद नेक्स्ट इधर लिख रहा हूं सी, सॉफ्ट लोन्स. सॉफ्ट लोन्स. और डी, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स. डायरेक्ट इंटर गवर्नमेंट लोन्स फर्स्ट है. सेकेंड, लोन्स फ्रॉम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, फॉर एग्जाम्पल वर्ल्ड बैंक, फॉर एग्जाम्पल आईएमएफ. थर्ड, सॉफ्ट लोन्स. फोर्थ, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स, ईसीबी बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में. अब एक बात बताओ, कहां से हमारी कंट्री में फॉरेन कैपिटल आ सकता है? एक कंपोनेंट है फॉरेन कैपिटल का बोरोइंग्स. बोरोइंग्स के थ्रू भी हमारी कंट्री में कैपिटल आ सकता है दूसरी कंट्री से. देखो, डायरेक्ट इंटर गवर्नमेंट लोन्स, नाम से समझ आ रहा होगा, एक कंट्री की गवर्नमेंट, देख लो, एक कंट्री की गवर्नमेंट दूसरी कंट्री की गवर्नमेंट से क्या ले रहा है? लोन. एक बात और, इंडियन गवर्नमेंट
यूएस की गवर्नमेंट से लोन ले सकता है, यस या नो? जब यूएस की गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट को लोन देगा तो यूएस का पैसा इंडिया में आएगा, यस या नो? इसको क्या बोलते हैं? बोरोइंग्स में कैसा बोरोइंग? डायरेक्ट इंटर गवर्नमेंट लोन्स, मींस एक कंट्री की गवर्नमेंट दूसरी कंट्री की गवर्नमेंट से क्या ले रहा है? लोन। बिल्कुल सिंपल। दूसरा पढ़ना क्या लिखा है? लोन्स फ्रॉम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। इंडिया गवर्नमेंट लोन किससे ले रही है? वर्ल्ड बैंक से। वर्ल्ड बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हुआ, और वो देखो क्या लिखा है? लोन फ्रॉम, कहां से लोन ले रहा है? आरबीआई से नहीं, कहां से ले रहा है? वर्ल्ड बैंक से। दैट इज इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से लोन ले रहा है। इसको क्या बोलते हैं? लोन फ्रॉम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। दो तो बिल्कुल सिंपल है। अब आते हैं सॉफ्ट लोन। सॉफ्ट लोन कौन सा होता है? जिसने पढ़ रखा उनसे नहीं पूछ रहा, इनसे पूछ रहा हूं। कई वर्ड पढ़ा सॉफ्ट लोन, या ईसीबी कहीं पढ़ा? एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स। तुम्हारे मॉड्यूल ने सिर्फ पॉइंट्स में डिटेल नहीं बताई है। अब एक मिनट, सॉफ्ट लोन्स कौन से होते हैं? क्या था? जिसने पढ़ रखा क्या होता है बेटा सॉफ्ट लोन? जिसने लेक्चर कंप्लीट कर लिया उससे पूछ रहा हूं, सॉफ्ट लोन क्या होता है? नोटिंग कर रखी है तो लेक्चर कंप्लीट कर रखा है, और जिसने नोटिंग कर रखी है मुझे पता है क्या होता है सॉफ्ट लोन। इधर नहीं देख रहा, इधर किसने कंप्लीट कर रखी है उनसे पूछ रहा हूं। बस, बहुत बढ़िया। इधर देख लो जरा, सॉफ्ट लोन क्या होता है? आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक, इधर देख लो जरा, आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक क्या प्रोवाइड करा रहे हैं? लोन्स प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। अब देख लो जरा, जो भी कंट्री कैसी होती है, जो भी कंट्री कैसी होती है? डेवलपिंग। डेवलप्ड नहीं बोल रहा, डेवलपिंग। डेवलपिंग कंट्री को आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक क्या प्रोवाइड कराते हैं? लोन, कम इंटरेस्ट रेट पे। कम इंटरेस्ट रेट पे आईएमएफ वर्ल्ड बैंक डेवलपिंग कंट्रीज को क्या प्रोवाइड कराते हैं? लोन्स। ऐसे लोन को बोलते हैं बेटा सॉफ्ट लोन। लेकिन अगर कैसी कंट्री होती? डेवलप, तो डेवलप कंट्रीज को ये जो लोन प्रोवाइड कराते उन पे इंटरेस्ट रेट क्या ना रखते? कम नहीं रखते। सुन लो, सॉफ्ट लोन सिर्फ किसको मिलता है? जो कंट्री डेवलपिंग होती है। डेवलपिंग कंट्रीज को जो लोन प्रोवाइड होता है उस लोन पे क्या रखते हैं? ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम रखते हैं। ऐसे लोन को बोलते हैं सॉफ्ट लोन। तो याद रखना, सॉफ्ट लोन कौन सी कंट्रीज को मिलता है? डेवलपिंग। डेवलप कंट्रीज को सॉफ्ट लोन नहीं मिलता। और सॉफ्ट लोन जब डेवलपिंग कंट्रीज को दे रहे हैं तो डेवलपिंग कंट्रीज से इंटरेस्ट रेट क्या रखेंगे? कम। कौन दे रहा है लोन? कौन दे रहा है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक वर्ल्ड बैंक, लाइक आईएमएफ। ऐसे लोन को बोलते हैं सॉफ्ट लोन। तो मुझे बताओ, तीसरा कंपोनेंट सॉफ्ट लोन क्लियर है? नेक्स्ट क्या लिखा है? ईसीबी। ईसीबी मतलब एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग। सर होता क्या है? एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग का मतलब क्या है? एक इंडियन कंपनी अगर इंडिया से लोन लेती है, सुन लो, एक इंडियन कंपनी अगर इंडिया से लोन ले रही है, उस लोन पे इस कंपनी को देना पड़ रहा है 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन अगर ये इंडियन कंपनी फॉर एग्जांपल लोन लेती है यूएस से, तो यूएस में रेट ऑफ इंटरेस्ट इसको जो पड़ रहा है इंडियन करेंसी में वो पड़ रहा है 12%। एक मिनट, मेरी कंपनी कहां की है? इंडिया। मैं इंडिया के किसी भी बैंक से लोन ले रहा हूं, ठीक है, तो मुझे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ रहा है? 20%। लेकिन अगर मैं यूएस के किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले रहा हूं तो मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट इंडियन करेंसी में कितना देना पड़ रहा है? मैं कहां से लेना प्रेफर करूंगा? यूएस से या इंडिया से? क्यों? मुझे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल रहा है ना। कितना बचा पा रहा हूं? 8%। ऐसे को क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स। मैं बोरो कर रहा हूं, मेरा बिजनेस है, मैं बोरोइंग कर रहा हूं, लेकिन कहां से? एक्सटर्नल। ऐसे को बोलते हैं ईसीबी, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स। बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं जो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे
दूसरी कंट्री की कंपनी को क्या प्रोवाइड कराती हैं? लोन्स। वापस आ रहा हूं, एक चीज सुन लो, अब तुम लोगों को कहीं ना कहीं एमसीक्यू में पूछेगा। डिटेलिंग तुम्हारे मॉड्यूल ने कहीं नहीं दे रखी, लेकिन एक मिनट, डिटेलिंग समझानी पड़ती है तब जाके ये पॉइंट समझ आते हैं। अब वापस से जरा रिकॉल करना मेरे साथ, तुम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया इस यूनिट में। पहला टॉपिक क्या पढ़ा? फॉरेन कैपिटल। फॉरेन कैपिटल की डेफिनेशन पढ़ी। फॉरेन कैपिटल का मतलब इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल, दैट इज इनफ्लो ऑफ कैपिटल फ्रॉम अब्रॉड टू होम कंट्री। कहानी खत्म। कितने तरीके से फॉरेन कैपिटल हमारी कंट्री में आ सकता है? पहला, गवर्नमेंट असिस्टेंस और एड। एड का मतलब हेल्प होता है। 3 तरीके से हेल्प, बायलैटरल, मल्टीलेटरल, टाइड। टाइड के अंदर कंडीशन लगा दी, बायलैटरल में कंडीशन नहीं लगाई, मल्टीलेटरल में बहुत सारी गवर्नमेंट जब कॉमन प्रोजेक्ट पे काम करती है। सेकंड क्या है? बोरोइंग्स। कितने तरीके की बोरोइंग्स हैं? 4। पहला, डायरेक्ट इंटर गवर्नमेंट लोन्स। दूसरा, लोन्स फॉर फाइनेंशियल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। तीसरा, सॉफ्ट लोन। चौथा, ईसीवी, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स। थर्ड पॉइंट, डिपॉजिट फ्रॉम एनआरआई। फोर्थ पॉइंट, इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। 2 तरीके से हो सकती है, एफडीआई, एफपीआई। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट किया एफडीआई। एफडीआई क्या होता है? हाँ जी उत्कर्ष जी, अकॉर्डिंग टू आईएमएफ व्हाट इज एफडीआई? लोन तो है ही नहीं एफडीआई में। एफडीआई में लोन कहां आ गया बेटा? हाँ, इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कितने % से ज्यादा? याद रखना, एटलीस्ट, कम से कम कितना %? 10% या 10% से ज्यादा। अगर मैं किसी दूसरी कंट्री की कंपनी के क्या खरीद रहा हूं? शेयर्स, जिससे मेरे पास उस कंट्री की कंपनी का क्या आ जाए? कंट्रोल, ओनरशिप, डिसीजन मेकिंग पावर। तो क्या कहलाएगा? एफडीआई कहलाएगा अकॉर्डिंग टू आईएमएफ मैनुअल। मैनुअल का नाम क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट। पहली डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन, रेजिडेंट ऑफ वन कंट्री एक्वायर एसेट ऑफ अनदर कंट्री, जिससे उस एसेट का क्या आ जाए? कंट्रोल, ओनरशिप और डिसीजन मेकिंग पावर। इसको भी क्या बोलेंगे? एफडीआई। याद रखना, एफडीआई कैसा होता है? लॉन्ग लास्टिंग इन्वेस्टमेंट। कितने कंपोनेंट्स होते हैं एफडीआई के? 3। पहला, इक्विटी कैपिटल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विटी कैपिटल? इन सिंपल लेमन टर्म्स, शेयर्स को सेल करना जिससे फंड्स को रेस करना। दूसरा, री इन्वेस्टेड अर्निंग। री इन्वेस्टेड अर्निंग का मतलब शेयर होल्डर्स के पास क्या जाता है? डिविडेंड को वापस शेयर होल्डर क्या करता है? इन्वेस्ट। इसको बोलते हैं री इन्वेस्टेड अर्निंग। तीसरा, अदर्स में क्या आया? इंट्रा कंपनी लोन्स। हेड ऑफिस किसको लोन दे रहा है? ब्रांच ऑफिस को। मींस पेरेंट कंपनी किसको लोन दे रही है? एफिलिएट एंटरप्राइज। एफिलिएट एंटरप्राइज का मतलब ब्रांच ऑफिस। फिर तुमने पढ़ा कौन कौन इन्वेस्ट कर सकता है। कौन कौन कर सकता है? सब कर सकते हैं। सब में कुछ भी लिख दो। पहला, स्टार्ट करो एक सिंगल पर्सन से, इंडिविजुअल या रेजिडेंट। फिर आ जाओ कंपनी। कंपनी को बोलते हैं कॉर्पोरेटेड, और जो रजिस्टर्ड नहीं होती इनकॉर्पोरेटेड। फिर पब्लिक, प्राइवेट। इसके अलावा गवर्नमेंट एजेंसीज। इसके अलावा अदर्स। अदर्स में क्या लिख दो? कॉम्बिनेशन ऑफ अदर्स। यहां तक क्लियर है? या कॉम्बिनेशन ऑफ अबव मेंशंस। क्लियर है यहां तक? इससे आगे का एफडीआई के अंदर जो टॉपिक बचे नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। अब तुम्हारा जो भी लेक्चर है उसको अटेंड करो। इससे आगे का नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। टिल देन गुड बाय।